हरिओम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल में। मित्रों, छंद सीरीज के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम लोग अनुष्टुप छंद का सामान्य परिचय जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग श्लोक रचना को सीखने वाले हैं। दोस्तों, जितने भी छंद होते हैं उनमें प्रायः सबसे सरल अनुष्टुप छंद माना जाता है, क्योंकि इसमें जो नियम है वह सिर्फ 2-3 वर्णों पर लागू होता है और इस नियम को जानने के बाद 2-3 वर्णों पर आप ध्यान रख कर संस्कृत में छंद की रचना कर सकते हैं, संस्कृत में श्लोक लिख सकते हैं। मित्रों, श्लोक शब्द अनुष्टुप इत्यस्य पर्यायः। श्लोक शब्द जो है यह अनुष्टुप का पर्यायवाची शब्द है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है। कई बार पूछ लिया जाता है श्लोके कति वर्णाः भवन्ति। तो कई बार छात्र कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि छात्रों के नज़र में जो श्लोक है वह कोई भी छंद हो सकता है, क्योंकि श्लोक शब्द अधुना रूढ़ी हो गया है। किंतु प्राचीन काल में श्लोक शब्द अनुष्टुप के लिए प्रयोग किया जाता था और यहाँ पर आपको लक्षण में भी अनुष्टुप न कहकर श्लोक शब्द का प्रयोग मिलेगा। तो ये भी जानें। और अभी हम लोग जानेंगे अनुष्टुप छंद के लक्षण तथा उदाहरण। और इस वीडियो में अनुष्टुप छंद को एकदम हम क्लियर करने वाले हैं, एकदम समझने वाले हैं, एकदम दिमाग में बैठा लेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अनुष्टुप छंद से संबंधित आपको कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। तो बने रहें वीडियो में अंत तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं अनुष्टुप छंद का लक्षण। मित्रों, अनुष्टुप छंद जो होता है इसमें 4 पाद होते हैं तथा प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं। इस प्रकार 8 चौक 32 वर्णों वाला यह छंद होता है। इसका लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुः पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घ मन्ययोः। एक बार फिर से मैं आपको इस कारिका का इस लक्षण का उच्चारण करवा देता हूँ। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुः पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घ मन्ययोः। यहाँ पर जो नियम लागू होता है वह पंचम, षष्ठ तथा सप्तम वर्ण पर ही लागू होता है। अर्थात 5, 6, 7 वर्णों को देखना है आपको। बाकी वर्ण जो हैं आप अपने इच्छा अनुसार ह्रस्व रखें, दीर्घ रखें, नो प्रॉब्लम। तो इन 2-3 वर्णों को ध्यान में रखकर आप संस्कृत में पद्य रचना कर सकते हैं, श्लोक की रचना कर सकते हैं। और इसके माध्यम से अगर आप अनुष्टुप छंद की रचना को सीख लेते हैं तो आप ट्रिक बना सकते हैं इस छंद में। मतलब कुछ भी याद करने के लिए आप अनुष्टुप छंद की ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। और परीक्षा दृष्टि से भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रायः सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। सभी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में आपको छंद मिलेगा और अनुष्टुप मिलेगा, चाहे वो UGC का एग्ज़ाम हो, TGT का एग्ज़ाम हो, कोई टेट एग्ज़ाम हो, A to Z सभी एग्ज़ाम में। तो आइए देखते हैं। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, अर्थात श्लोक में अनुष्टुप छंद में षष्ठम गुरु गेयम, जो षष्ठ वर्ण होगा, जो छठा वर्ण होगा, वह सर्वत्र, सर्वत्र अर्थात सभी जगह गुरु गेयम, गुरु होगा। ठीक है, गुरु जानना चाहिए। ठीक है। और आगे क्या कर रहे हैं, श्लोके पंचमम लघु गेयम। श्लोक में अनुष्टुप छंद में सर्वत्र, सर्वत्र अर्थात चारों पाद में, सभी मतलब कि 4 पाद होते हैं, जिसको हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। 4 पंक्तियों को अलग अलग तोड़ के लिख दिए हैं। यद्यपि ये इतना छोटा होता है क्योंकि इसको लोग 2 ही लाइन में लिख देते हैं, किंतु 4 पाद होते हैं 8-8 के। तो कह रहे हैं कि सर्वत्र अर्थात चारों पाद में, श्लोक के चारों पाद में जो षष्ठ वर्ण होगा उसको गुरु होगा, गुरु गेयम, गुरु जानना चाहिए। और पंचमम लघु सर्वत्र, श्लोके पंचमम लघु सर्वत्र, श्लोक में जो पंचम वर्ण होगा वह सभी जगह अर्थात चारों पाद में लघु होगा। तो पंचम और षष्ठम को लेकर तो क्लियर है भैया कि क्या पंचम जो होगा वो लघु होगा और षष्ठम जो होगा वह गुरु होगा। किंतु सप्तम वर्ण को लेकर थोड़ा सा नियम और है। सप्तम वर्ण के लिए क्या नियम है, द्विचतुः पादयोर ह्रस्वम सप्तमम। ठीक है, सप्तमम द्विचतुः पादयोः ह्रस्वम भवति। जो सप्तम वर्ण होगा वह द्विचतुः पादयोः ह्रस्वम स्यात्, ह्रस्वम भविष्यति। जो सप्तमम वर्ण होगा वह दूसरे और चौथे पाद में ह्रस्व होगा। अच्छा,
और सप्तमम दीर्घम अन्ययोहो, अन्य में जो सप्तम वर्ण होगा वह दीर्घ होगा। अच्छा, अन्य कौन है? तो द्विचतुष्पादयोहो वर्जित्वा, दूसरे और चौथे पाद को छोड़ देंगे तो अन्य कौन बचेंगे? प्रथम और तृतीय पाद में। ठीक है, तो यहाँ पर अन्ययोहो अर्थात प्रथम तृतीय, ठीक है, प्रथम तृतीय योहो, ठीक है, प्रथम तृतीय योहो अर्थात अन्ययोहो प्रथम तृतीय योहो। तो द्विचतुष्पादयोहो सप्तमम ह्रस्वम भवति भविष्यति और प्रथम तृतीययोहो सप्तमम दीर्घम होगा। ठीक है, तो जो श्लोक में जो पंचम वर्ण होगा वह सर्वत्र लघु होगा, षष्ठम वर्ण सर्वत्र गुरु होगा, किंतु जो सप्तम वर्ण है वह दूसरे और चौथे पाद में ह्रस्व होगा तथा प्रथम और तृतीय पाद में दीर्घ होगा। बस इतना ही आपको याद रखना है। पंचम वर्ण सर्वत्र लघु पंचमम और षष्ठम वर्ण सर्वत्र गुरु होगा, किंतु जो सप्तम वर्ण है वह द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम, दूसरे और चौथे पाद में ह्रस्व होगा तथा सप्तम वर्ण जो है दीर्घ, प्रथम तथा तृतीय यो हो दीर्घम। ठीक है, दीर्घ होगा। आइए एक उदाहरण से देख लेते हैं, फिर मैं इसको याद करने का आपको एक और ट्रिक बता दूंगा। श्लोक देखिए, बहुत ही फेमस पंक्ति है, आपके पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित है, आपके पाठ्यक्रम में किसी भी एग्जाम के पाठ्यक्रम में अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक की 24वां श्लोक की ये जो हम लिए हैं, पंचम अंक का 24वां श्लोक क्या है? अतः परीक्ष्य कर्तव्यम विशेषाद संगतम रहः, अतः परीक्ष्य कर्तव्यम विशेषात् संगतम रहः, अज्ञात हृदये स्वेवं वैरी भवति सौहृदम। एक बार फिर से उच्चारण करते हैं, अतः परीक्ष्य कर्तव्यम विशेषात् संगतम रहः, अज्ञात हृदये स्वेवं वैरी भवति सौहृदम। आइए मित्रों इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमें अन्य छंदों की तरह, जैसे हम आर्या छंद में प्रत्येक वर्ण की जो मात्रा को गिनते थे, तो ऐसा नहीं करना है। हमको सिर्फ पंचम, षष्ठम और सप्तम वर्ण को देखना है। तो पंचम वर्ण सर्वत्र लघु, देखिए यहाँ पर यकार जो है ये लघु है, और षष्ठम वर्ण क्या है? सर्वत्र दीर्घ होना है। तो यहाँ पर जो का है ये दीर्घ है। ककार उत्तरवर्ती आकार दीर्घ क्यों है? क्योंकि आगे रा तथा ता में संयोग है। ठीक है, ता इस तरह है, धन रा इस तरह है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या संयोग है? अजभिर्व्यवहितः हलः संयोग संज्ञाः स्युः, हलोनंतरः संयोगः इत्यनेन सूत्रेण। ठीक है, हलोनंतरः संयोगः इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर संयोग है, और संयोगे गुरु सूत्र के द्वारा संयोगे परे ह्रस्वम गुरु स्यात्, संयोग वर्ण पर में हो तो ह्रस्व वर्ण क्या होता है? गुरु हो जाता है। इस नियम के अनुसार ककारोत्तरवर्ती जो आकार है यह गुरु हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? पंचम वर्ण लघु और षष्ठम वर्ण सर्वत्र गुरु होना चाहिए। और सप्तम वर्ण के लिए क्या नियम था? तो बोले थे कि सप्तमम प्रथम और तृतीय में दीर्घ होना चाहिए तथा द्वितीय और चतुर्थ में ह्रस्व होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रथम में देखिए ये दीर्घ है। ठीक है, यकार उत्तरवर्ती जो आकार है, अच्छा हमको किसको देखना है? तकार उत्तरवर्ती जो आकार है। ठीक है, ये ता और रा का जो परे जो कर्तव्यम में जो तकार रकार उत्तरवर्ती जो आकार है यह दीर्घ है। क्यों दीर्घ है? क्योंकि आगे भी संयोग है, वा और या में संयोग है। तो यही वाला नियम संयोगे गुरु वाला यहाँ पर भी लागू होगा। तो सप्तमम दीर्घ, यहाँ पर सप्तम जो है दीर्घ है। ठीक है, सेकेंड चरण में देखेंगे विशेषाद संगतम रहः। तो यहाँ पर पंचम षष्ठम में वही नियम लागू होगा। पंचम वर्ण लघु है और षष्ठम वर्ण दीर्घ है। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं गुरुजी कैसे आप बोल रहे हैं? क्योंकि आगे तो संयोग भी नहीं है और जो तकार उत्तरवर्ती आकार है वह ह्रस्व है। किंतु यहाँ पर एक दूसरा नियम लागू होता है, सानुस्वारंच दीर्घंच विसर्गी च गुरु भवेत। मित्रों, पहले की वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो अनुस्वार होता है उसकी भी गणना दीर्घ में होती है। तो यहाँ पर अनुस्वार होने से तकार उत्तरवर्ती जो आकार है इसकी गणना दीर्घ में होगी। ठीक है, तो षष्ठम वर्ण दीर्घ हो गया। और सप्तम वर्ण के लिए कहा गया है द्विचतुष्पादयोः ह्रस्वम सप्तमम भवति। तो सप्तम जो वर्ण है वह दूसरे तथा चौथे पाद में ह्रस्व होता है। तो यहाँ पर रकार उत्तरवर्ती जो आकार है वह ह्रस्व है। ठीक है, तीसरे पाद में भी देख लेते हैं।
तीसरे पाद में क्या है, अज्ञात हृदये स्वेवम, पंचम वर्ण दकार ह्रस्व है, षष्ठम वर्ण यकार उत्तरवर्ती एकार दीर्घ है, और सप्तम वर्ण यहाँ पर क्या दीर्घ होना चाहिए, क्योंकि कहा है सप्तमम दीर्घमन्ययो हो, तो यहाँ पर एकार जो है दीर्घ है। और चौथे पाद में देखेंगे तो पंचम वर्ण तकार उत्तरवर्ती कार ह्रस्व है और दीर्घ है, तथा सप्तमम वर्ण जो री है द्विचतुष्पादयो हो ह्रस्वम, री जो है आपका ह्रस्व है, अतः यहाँ पर पूरा लक्षण आपका घट गया। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पूरे श्लोक में आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर पंचम षष्ठम सप्तम वर्ण में बस आपको ध्यान में रख कर आप भी अनुष्टुप छंद की रचना कर सकते हैं, श्लोक की रचना कर सकते हैं। तथा परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए, परीक्षा में अगर पूछ लेगा अतः परीक्ष कर्तव्यम इत्यत्र कह छंद, यहाँ पर कौन सा छंद है, तो आप पहचान पाएंगे। ठीक है मित्रों, और यहाँ पर एक मैंने ट्रिक बनाया था ऐसे, यद्यपि ये जो अनुष्टुप छंद है इसमें यगण मगण का प्रयोग नहीं होता है, किंतु हमने ऐसे ही एक ट्रिक का निर्माण किया कि अगर द्वितीय पाद तथा चतुर्थ पाद जो है, द्वितीय और चतुर्थ पाद में, द्वितीय चतुर्थ पाद में अगर पंचम षष्ठम और सप्तम वर्ण जो होगा वह यगण होगा, और प्रथम पाद में तथा तृतीय पाद में, प्रथम तथा तृतीय पाद में जो पंचम षष्ठम तथा सप्तम वर्ण होगा वह जगण होगा, तो भी क्या हो जाएगा, ये अनुष्टुप छंद बन जाएगा। यद्यपि ये ट्रिक के तौर पर है, लेकिन अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपको इस ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप छंद की रचना कर पाएंगे।